नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। आज के वीडियो में जो आपकी प्रतियोगिता दर्पण जुलाई महीने की है, जिसमें आपके मई, जून और उससे पहले के महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, समसामयिकी के क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसा आप जानते हैं, यूकेपीएससी ने आपका अगला एग्जाम करवाना है। यूकेपीएससी ज़्यादा पुराने करंट अफेयर को नहीं पूछता है, 3 से 4 महीने के करंट अफेयर को आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज की क्लास में हम ऐसे ही सिलेक्टेड करंट अफेयर के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। इसके अलावा हमने विंसर 2024 और परीक्षावाणी 2024 के समसामयिकी को भी कवर किया है। उससे आप उत्तराखंड के और इंडिया के करंट अफेयर को प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाचारों की सुर्खियों में रहा 2020 क्या है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं भारत में, और उसी से जुड़ा हुआ है यह 2020। 2020 क्या है? कॉरपोरेट जगत समर्थित एक राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दुनिया में बच्चों के जो गारमेंट्स बनाती है दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, उसका नाम है किक्टेस गारमेंट, और उस कंपनी के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया, उसे समर्थन दिया गया। नई पार्टी का नाम था 2020, और इस पार्टी ने जो कॉरपोरेट जगत के द्वारा उसके समर्थन से बनी है, इसके द्वारा केरल में चुनाव लड़ा गया था लोकसभा के सीटों पर। ठीक है, तो केरल का एक राजनीतिक दल है जिसे कॉरपोरेट के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, आधारशिला पाठ्यक्रम किसके द्वारा जारी किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। देखिए, आधारशिला पाठ्यक्रम है किसके लिए, पहले वो जान लीजिए, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि इसको किसने जारी किया है। जो बच्चों के स्कूल जाने से पहले जो उनकी बुनियादी शिक्षा होती है, ज़्यादातर वो आंगनबाड़ी केंद्रों में होती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कोई अभी तक फिक्स पैटर्न नहीं था, फिक्स पाठ्यक्रम नहीं था, उनको केवल बुनियादी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। लेकिन अब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उनके लिए एक प्रॉपर पाठ्यक्रम, जैसे सिलेबस होता है, वो जारी कर दिया गया है, और उसी को नाम दिया गया है आधारशिला पाठ्यक्रम। तो आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए इसे जारी किया गया है, और इसको केंद्र सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। तो आधारशिला पाठ्यक्रम से आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि यह आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, उनके लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम है। 48 हफ्तों का ये पाठ्यक्रम है जिसे सरकार ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक आयात किस देश से किए गए। यानी भारत ने सबसे ज़्यादा सामान किस देश से खरीदा। तो भारत का सबसे बड़ा जो आयातक देश है, जहां से भारत ने सबसे ज़्यादा सामान मंगाया, वो बन गया है दोबारा से चाइना। ठीक है, पिछले कुछ समय से अमेरिका नंबर 1 पे चल रहा था, लेकिन पिछला जो वित्तीय वर्ष है उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा सामान किस देश से आयात किया, तब आप चाइना का नाम टिक करेंगे। ठीक है, एक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यानी सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा किसके साथ होता है? चाइना के साथ होता है। चाइना के साथ हमारा जो टोटल व्यापार है वो 118.4 अरब डॉलर का है। ठीक है, इस 118.4 अरब डॉलर में से हम चाइना को केवल 16.67 अरब डॉलर का सामान बेचते हैं, यानी निर्यात करते हैं, और चाइना से बदले में हम 101.7 अरब डॉलर का सामान आयात करते हैं। टोटल व्यापार इतने अरब डॉलर का होता है, हम इतने का सामान उनको बेचते हैं और इतना सामान उनसे खरीदते हैं। अगर दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार की बात करें जो भारत का है, वो है अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार 118.3 अरब डॉलर है, लगभग बराबर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चाइना का ज़्यादा है। अमेरिका का जो 118.3 अरब डॉलर का हमारा उनके साथ व्यापार है, इसमें से हम अमेरिका से लगभग 40.8 अरब डॉलर का सामान मंगाते हैं, और अमेरिका को लगभग 77.5 अरब डॉलर का सामान बेचते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारा फ़ायदा ज़्यादा होता है, चीन से हम सामान ज़्यादा मंगाते हैं।
ये कुछ डेटा है, आपसे कई बार पेपर में पूछ लेता है कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार का नाम बताइए, भारत के सबसे बड़े आयातक का नाम बताइए जहां से हम सबसे ज़्यादा सामान मंगाते हैं। तो वर्तमान में वो चाइना है। क्या नंबर है, किनके साथ हमारा कैसा व्यापार है, उसको हमने देखा। तीसरे नंबर पे चाइना पहले नंबर पर है व्यापारिक भागीदार में, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएई है। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पर रूस आता है और पांचवें नंबर पे सऊदी अरब है। टॉप 5 आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 1 अप्रैल 2024 को मनाई गई थी? तो आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 1 अप्रैल को। आप जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इस 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपनी 90वीं वर्षगांठ को मनाया, यानी 90 वर्ष उसने अब पूरे कर लिए हैं और 91वें वर्ष में वो प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के, CII का जो फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष के रूप में किसने मई में अपना कार्यभार संभाला है? तो मई में अपना कार्यभार, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव पुरी बने हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इनसे पहले आर दिनेश इस पद पर बने हुए थे, इनका स्थान संजीव पुरी ने लिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की ये रैंकिंग है और इसमें भारत 159वें नंबर पे रहा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस सूची में टोटल कितने देशों की रैंकिंग जारी करी गई? 180 देशों की। इन 180 देशों में भारत 159वें नंबर पे रहा, पहले नंबर पे नॉर्वे देश रहा और आखिरी 180वें नंबर पे इरिट्रिया देश रहा। ठीक है, तो भारत की रैंक आपको पता होनी चाहिए और टोटल कितने देश हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर हम एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट देशों की बात करते हैं तो नेपाल 74वें नंबर पे रहा इस सूची में, भूटान 147वें नंबर पे रहा, श्रीलंका 150वें नंबर पे रहा और पाकिस्तान जो था वो 152वें नंबर पे रहा। ये कुछ ऐसे देश एशिया के जो हमसे आगे रहे। हमसे पीछे बांग्लादेश रहा 165वें नंबर पे, उसके बाद म्यांमार रहा 171वें पे, चाइना 172वें पे इस सूची में रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुल सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो कुल सैन्य खर्च, देखिए मिलिट्री पावर को लेकर के, मिलिट्री पर खर्च करने को लेकर के हर साल स्वीडन की एक कंपनी है, स्वीडन का एक संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिप्री कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा। इस सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्मी दुनिया में कौन से नंबर पे आती है और भारत कितना खर्च करता है अपने मिलिट्री पर, उसमें उसकी रैंक क्या है। तो सिप्री की बात करें, इसने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी करी है, मार्च 2024 में ये रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार कुल सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर रशिया है। उसके बाद भारत का ही नंबर आता है। ठीक है, अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी मिलिट्री पर, अपने जो उसका टोटल सैन्य खर्चा है उस पर लगभग 916 अरब डॉलर का खर्चा करता है। चाइना की बात करें, चाइना लगभग 296 अरब डॉलर का खर्चा करता है। रशिया की बात करें, रशिया 109 अरब डॉलर का खर्च करता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत 83.6 अरब डॉलर अपने सैन्य खर्च में करती है। ठीक है, तो अमेरिका का इनमें सबसे ज़्यादा है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और फिर भारत। भारत के बाद इस सूची में 5वें स्थान पर सऊदी अरब है। और अगर हम इन पाँचों देशों को मिला दें, इन पांचों देशों का जो टोटल सैन्य खर्च है वो पूरी दुनिया में जितना सैन्य खर्च होता है उसका 61% है। ठीक है, एक और चीज याद करना, इसी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 2024 तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भी कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, भारत के बाद दूसरा सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश सऊदी अरब है। नेक्स्ट है,
खान मंत्रालय के अनुसार देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो खनिजों का उत्पादन देश में जो वित्तीय वर्ष था पिछला, इसमें कितना % बढ़ गया? मई 2024 में खान मंत्रालय ने इस सूची को जारी किया है। खनिज उत्पादन में 2023-24 में भारत में 7.5% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में यानी जो पिछला वित्तीय वर्ष था 22-23 का, उसकी तुलना में पिछले साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7.5% की वृद्धि। इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट खनिजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जो आयरन ओर होता है, लौह अयस्क होता है, उसके उत्पादन में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है और एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और खनिज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई ने सरकार को कितना लाभांश प्रदान किया है? तो देखिए 2023-24 के लिए आरबीआई ने जो अपना लाभांश सरकार को दिया है वो एक रिकॉर्ड नंबर है। इतना लाभांश आज तक कभी नहीं दिया और वो इसी साल दिया, 2023-24 के वित्तीय वर्ष में दिया। लाभांश कितना दिया है? ये दिया है 2,10,874 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी समय तक 2.10 ट्विटर पर ट्रेंड भी करता रहा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ये इस वर्ष का आरबीआई के द्वारा सरकार को दिया गया लाभांश है। ठीक है, अगर हम इसकी तुलना पिछले वर्ष कितना लाभांश दिया था उससे करते हैं, तो पिछले वर्ष मात्र 87,000 करोड़ दिया था और ये कितना है? 2,10,000 करोड़। पिछले बार से 141% ज़्यादा। तो रिकॉर्ड नंबर है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा? पहला क्वेश्चन तो आपका ये हुआ कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इसे कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे विश्व आर्थिक मंच, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो जारी करता है। 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऐसे ही 119 देशों की रैंकिंग को जारी किया और इन 119 देशों में भारत 39वें नंबर पे रहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऐसी पिछली रिपोर्ट सन 2021 में आई थी जिसमें भारत 54वें नंबर पे रहा था। अब की बार 39वें पे रहा। टोटल देश कितने हैं? 119। अगला 2023-24 में देश की जीडीपी कितनी प्रतिशत रही थी? तो इकोनॉमिक डेटा को लेकर के सवाल बनते रहते हैं। जो देश की जीडीपी रही थी, जो अनुमान रखा गया था, पहले अनुमान रखा गया था कि देश की जीडीपी 2023-24 में 7.6% के करीब रहेगी, जो कि गलत रहा और देश की जीडीपी अनुमान से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, 8.2%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें नेशनल इनकम कितनी रही, तो नेशनल इनकम 148.91 लाख करोड़ रही। और प्रति व्यक्ति आय अगर पूछेगा पिछले वर्ष की भारत में, तो ये आपकी 1,06,744 रुपये प्रति व्यक्ति आय भारत में रही। ठीक है, जो कि पिछले साल 99,000 के करीब थी। अगला जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल बना है जीएसटी के जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इसके पहले अध्यक्ष ये बनाया गया है जस्टिस संजय कुमार को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कपिल सिब्बल बने हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कपिल सिब्बल चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले वो 1995 में बने, फिर 1997 में बने और फिर 2001 में बने और अब बने हैं 2024 में। ठीक है, अगला हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? एक और इम्पॉर्टेंट किताब है, इम्पॉर्टेंट लेखक की किताब है। किताब का नाम है हाउ टू बी हैप्पी और लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बाकी के विकल्प हैं इनकी भी एक एक किताब आई है जो इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अर्जुन संपत की बात करें तो इनकी किताब आई है द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया, वो इनकी किताब है अर्जुन संपत की।
इंद्राणी मुखर्जी की बात करें तो इनकी एक किताब आई है जिसका नाम है अनब्रोकन। वो किसकी किताब है? इंद्राणी मुखर्जी की। और जेनी एनी फिलिप्स की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जिस उपन्यास को मिला उस उपन्यास का नाम है नाइट वॉच, और उस उपन्यास के लेखक हैं जेनी एनी फिलिप्स। ठीक है, जेन एनी फिलिप्स। तो इनका नाम भी आपने याद करना और इनकी रचना नाइट वॉच को भी। अनब्रोकन को भी याद करेंगे, इंद्राणी मुखर्जी की है। नेक्स्ट है, भारत ने किस बंदरगाह के परिचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से बंदरगाह को भारत ने 10 साल के लिए उसका संचालन, उसके टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में ले लिया है? ये क्या है? चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का। चाबहार पोर्ट आप जानते हैं ईरान में है। भारत और ईरान के सहयोग से इसे बनाया गया है। इसी बंदरगाह का जो शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल है, इसको 10 साल के लिए भारत ने अपने अधिकार में लिया है। ईरान और भारत के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। और किसी विदेशी बंदरगाह को लीज पर लेने का जो भारत ने ये किया है, ये पहला विदेशी बंदरगाह है जो भारत ने लीज पर लिया है। 10 साल तक इस टर्मिनल का पूरा संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 गोल्डमैन प्राइज एशिया से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, गोल्डमैन प्राइज की बात करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के जो व्यक्ति अपना योगदान करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अलग अलग महाद्वीपों की कैटेगरी में इसको दिया जाता है। तो एशिया का जो गोल्डमैन प्राइज है वो दिया गया था आलोक शुक्ला को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के ये मुख्य संयोजक हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा जो वन था, वहां का एक जंगल था हसदेव नाम का। तो हसदेव जंगलों को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष चला। हसदेव जंगल बचाओ समिति के भी संस्थापक सदस्यों में से एक हैं आलोक शुक्ला। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था छत्तीसगढ़ के जंगलों का कटान, और उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे आलोक शुक्ला। तो किससे जुड़े हुए हैं, कहाँ के हैं, सब आपने देखा। और इनको 2024 का गोल्डमैन प्राइज दिया गया है। यह पुरस्कार 1989 में स्थापित किया गया था। किस क्षेत्र में मिलता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित पर विचार करें। 4 रचनाएं दी गई हैं, रामचरितमानस, महाभारत, पंचतंत्र और सहृदय लोका योजना। चलिए देखते हैं इन चारों को लेकर क्या सवाल है। इनमें से किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की एक नई सूची उसने बनाई है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इन 4 रचनाओं में से किस किस को शामिल किया गया है? तो इन 4 रचनाओं में से केवल 3 रचनाओं को शामिल किया है, जिसमें रामचरितमानस शामिल है, पंचतंत्र शामिल है और सहृदय लोक लोचना शामिल है। महाभारत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो पहला, तीसरा और चौथा आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर हम इनके लेखकों की बात करें, इनके रचनाकारों की बात करें, तो रामचरितमानस के आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं विष्णु शर्मा हैं। सहृदय लोक लोचना के लेखक का नाम याद कर लीजिए, इनके लेखक का नाम आचार्य आनंद वर्धन है। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट रचना है, कश्मीरी लेखक हैं आनंद वर्धन, उनकी ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत और फ्रांस की थल सेनाओं के बीच अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण 2023-24 में किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मिलिट्री ऑपरेशन जो था, युद्ध अभ्यास जो था, एक्सरसाइज शक्ति, यह किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और फ्रांस की थल सेनाओं के बीच में। और इसका आयोजन आपके मेघालय में हुआ है, मई 2024 में हुआ मेघालय में यह मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में G4 मॉडल प्रायः समाचार की सुर्खियों में रहा। निम्न में से कौन से देश G4 मॉडल में शामिल हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC हम जिसको कहते हैं, जिसमें टोटल आपके 15 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर टेम्पररी होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 5 मेंबर परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। UNSC का जो अभी वर्तमान की संरचना है वो ऐसी है। इस संरचना को लेकर के और UNSC में सुधार को लेकर के जो G4 देश हैं, इन्होंने अपना एक मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि इसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें अभी 15 देश हैं, इसमें देशों की संख्या को बढ़ाया जाए, 25 से 26 देश इसके अंदर होने चाहिए।
और जो वीटो पावर केवल इन 5 देशों को दी गई है उसको भी थोड़ा सा और लूज करना चाहिए और कुछ और देशों को देना चाहिए। तो G4 देशों का यह मॉडल था यूएनएससी में सुधार को लेकर के। अब सवाल यह है कि ये G4 है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। G4 आपके सन 2004 में बना था। G4 का गठन 2004 में हुआ था। यूएनएससी में सुधार, यूएनएससी के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया था। इसमें 4 देश शामिल हैं जिसमें ब्राज़ील है, उसके अलावा जर्मनी है, भारत है और साथ में जापान है। तो इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, ये 4 देशों का समूह है जिसे कहते हैं G4 और इसी ने सलाह दी है, कुछ सुधार के ऑप्शंस दिए हैं यूएनएससी में। तो कौन कौन देश इसमें शामिल हैं? आपका ब्राज़ील है, जर्मनी है पहला और तीसरा, इसके अलावा जापान है और भारत है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां, 1 3 5 6 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 3 5 6, ठीक है। यूरोप का ऐसा पहला देश जिसने इकोसाइड को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की संज्ञा दिए जाने संबंधी एक कानून बनाया है। देखिए इकोसाइड क्या हुआ, जैसे नरसंहार को इंग्लिश में जेनोसाइड कहा जाता है, यानी व्यक्तियों का नरसंहार। इकोसाइड यानी प्रकृति का, पारिस्थितिकी तंत्र का, पर्यावरण का नरसंहार, पर्यावरण का संहार करना, उसको नुकसान पहुंचाना। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को अपने देश में एक अपराध की संज्ञा यहां पर दी है एक देश ने, और ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बना है बेल्जियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है MIRV प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो MIRV की बात करते हैं, ठीक है, ये बी नहीं होगा, वी होगा, MIRV। इसको लेकर 4 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला, MIRV का पूर्ण रूप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटली री एंट्री व्हीकल्स है, जिसे सोवियत संघ के द्वारा विकसित किया गया है। देखिए फुल फॉर्म तो सही है, इसकी फुल फॉर्म तो यही है, लेकिन इसे सोवियत संघ ने नहीं, इसे अमेरिका ने विकसित किया था, ठीक है। तो पहला वाला गलत है और आपको गलत वाला ही बताना था। दूसरा, भारत विश्व का ऐसा 7वां देश है जिसके पास MIRV प्रौद्योगिकी क्षमता है। इस तकनीक को हाल ही में भारत ने भी हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का केवल 7वां देश है, ठीक है। MIRV को भूमि और पनडब्बियों जैसे प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है, यह भी आपका सही है। तो केवल आपका पहला वाला गलत है और आपको पहला ही बताना था। अगला, अग्नि 5 के बारे में निम्न कथनों में से विचार करें। अग्नि 5 को लेकर भी आपके पास सवाल बन सकता है। बेसिकली जो टेक्निक भारत ने विकसित करी है MIRV, उसी तकनीक पर विकसित है आपकी अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। पहला, अग्नि 5 भू आधारित नाभिकीय क्षमता सक्षम प्रेक्षापास्त्र है, यानी नाभिकीय क्षमता वाला मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी अनुमानित रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है, यह भी सही है। यह ठोस ईंधन वाली 3 चरणों की मिसाइल है, यह भी सही है। मार्च 2024 में भारत ने MIRV प्रौद्योगिकी से युक्त अग्नि 5 का परीक्षण किया था, यह भी सही है। क्वेश्चन बन जाएगा, MIRV तकनीक वाला भारत कौन सा देश है? आपने कहा 7वां। MIRV तकनीक से भारत ने कौन सी मिसाइल बनाई है? आप कहेंगे अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल किस तकनीक पर आधारित है? तब आप कहेंगे MIRV। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है। प्रश्न है इसमें से कितने कथन सही हैं? तो आप कहेंगे इसमें सभी चारों ऑप्शन सही हैं। समाचार की सुर्खियों में रहा भोजशाला परिसर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो देखिए भोजशाला परिसर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही कि यह पहले था क्या। इसका मूल स्वरूप पता करने के लिए जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने पुरातत्व विभाग को जांच के आदेश दिए हैं, सर्वे के आदेश दिए हैं। जो यह भोजशाला परिसर है यह मध्य प्रदेश के धार जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आपको पता तो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के 3 जिले दे दिए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो हाल ही में इनमें से कौन से खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया? देखिए विराट कोहली ने भी संन्यास लिया है, लेकिन इन्होंने केवल T20 से संन्यास लिया है। बाकी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वो खेलते रहेंगे। यहां पर बात हो रही है सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से। ये लिया है फुटबॉल के कैप्टन जो थे इंडिया के सुनील छेत्री, इन्होंने संन्यास लिया है।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। इनको कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंडिया के लिए 150 मैचों में टोटल 94 गोल्स किए हैं। ठीक है, अगला, समाचार की सुर्खियों में रहे ब्लू वीजा के संदर्भ में विचार करें और सही कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। ब्लू वीजा जारी करने का निर्णय संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अपने यहां आने वाले लोगों के लिए एक नई सुविधा शुरू करी है यूएई ने। यूएई आपको ब्लू वीजा प्रोवाइड करेगा। यह ब्लू वीजा 10 वर्ष का रेजिडेंस वीजा होगा, यानी आप 10 साल तक अगर आपके पास ये वीजा है तो यूएई में रह सकते हैं। ये भी सही है। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया है। तो क्वेश्चन अब यहां पर आपका इंपॉर्टेंट होता है, किस देश ने दिया है, ये किसने शुरू किया है, कितने वर्षों का है, कितने वर्षों को रहने की अनुमति देता है और किसको मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो उन लोगों को जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उनको मिलेगा ब्लू वीजा। ध्यान रखना, ग्रीन वीजा नहीं, ब्लू वीजा इसका नाम है और पर्यावरण से संबंधित है। कौन दे रहा है? यूएई दे रहा है। ठीक है, अगला, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, पहले था, बाद में हटा दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और एक मानवाधिकार, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो ऑप्शन 2 और 3 ये आपके सही हैं, 2 और 3। अगला, समाचार की सुर्खियों में रहे मेलानोक्लैमिस द्रौपदी के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है और कितने सही हैं। पहला, रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया है। तो जो ये आपका मेलानोक्लैमिस द्रौपदी है, यह एक समुद्री जीव है, एक समुद्री स्लग है और इसका नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया है। ये सही है। इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करी गई है। बेसिकली समुद्री स्लग करके जो आपका एक प्राणी है, इसकी एक नई प्रजाति की खोज हुई है। इस खोज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। यह प्रजाति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटों पर पाई जाती है, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। इस नई प्रजाति का नाम ये रखा गया है और ये नाम देश के राष्ट्रपति के नाम पर है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोपीचंद थोटाकुरा का नाम काफी समाचार की सुर्खियों में रहा। निम्न में से कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है? देखिए, गोपीचंद थोटाकुरा की बात करते हैं। इनको लेकर 4 स्टेटमेंट है, गलत वाले को चुनना है। देखिए, एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय हैं, ये पहला सही है। जो गोपीचंद हैं ये भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं, इनका नाम आपने याद करना है। दूसरा, उन्होंने ब्लू ओरिजिन के नए शेपर्ड से अंतरिक्ष की यात्रा करी, ये भी सही है। वे भारतीय मूल के उद्यमी तथा पायलट हैं, ये भी सही है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम के मूल निवासी हैं, ये गलत हो जाएगा। जो गोपीचंद हैं ये आपके आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के निवासी हैं, ना कि केरल के। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला वाला बिंदु है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो गोपीचंद थोटाकुरा। अगला, समाचार की सुर्खियों में रहा ब्लॉक आउट 2024 का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, ब्लॉक आउट 2024 काफी ज्यादा चर्चा में रहा, सोशल मीडिया में रहा, लगातार इस नाम से हैशटैग चले। ब्लॉक आउट 2024 का संबंध इजराइल द्वारा गाजा में किए गए हमलों से है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जब इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक करने शुरू किए तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, जो इस मामले में चुप रहे या इजराइल का समर्थन करते रहे, उनके खिलाफ यह अभियान चलाया गया, उनके खातों को ब्लॉक करने के लिए। ब्लॉक आउट 2024 तो किससे संबंधित है? इजराइल में द्वारा गाजा में हो रहे हमलों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस देश के एक भू राजनीतिक क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया गया है? तो हाल ही में किस देश में तो नहीं, देश के एक भाग में आपातकाल लगाया गया। देखिए, प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया द्वीप। यह कैलेडोनिया जो द्वीप है यह फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इस द्वीप में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। 4 प्रदर्शनकारियों की यहां पर मृत्यु हुई। उसके बाद फ्रांस ने पूरे द्वीप पर आपातकाल लगा दिया। तो ये किसका द्वीप है, कहां है? प्रशांत महासागर में है, फ्रांस का द्वीप है। यहां पर लगाया गया कुछ समय के लिए आपातकाल। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने प्रतियोगिता दर्पण जुलाई की जो 2024 की है, जिसमें आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको हमने कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर किया। मैंने आपको केवल क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं बताया, मैंने कोशिश करी आपको अतिरिक्त तथ्य भी बता सकूं, जो क्वेश्चन है हमारे उनको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक भी याद रहें, आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।